1 अप्रैल 2026 को किन व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? तो उसके सारे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, चैप्टर सारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या सरकार मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ के बजाय कॉम्प्लियंस सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है? 10% के स्लैब से बिलोंग करता है तो उसको 2500 रुपये का फ़ायदा हो जाता। बजट 2026 में इसे 2 से 3 लाख तक बढ़ाने की मांग को अस्वीकार क्यों किया गया? बहुत सारे डिडक्शन हैं जो 80C में कवर्ड होते हैं और जिसको लोग जो है इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाते थे उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज 1 फरवरी को भारत का बजट पेश हुआ। उस बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ खास है? क्योंकि हम अगर टैक्स पेयर्स की बात करें, आम आदमी की बात करें, जो लोग टैक्स देते हैं उनके लिए क्या कुछ खास है? बजट जब आता है तो अधिकतर लोगों का फोकस वही होता है कि क्या टैक्स में कुछ कमी हुई है, क्या टैक्स बढ़ाया गया है, हमारी और आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा। तो इसको बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुभ नारायण सर। शुभ नारायण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सीधे सवाल से शुरू करते हैं। नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के कार्यान्वयन में 1 अप्रैल 2026 को किन व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो 1 अप्रैल को आने वाला है, अभी तो हमने देखा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है नहीं टैक्स पेयर्स के लिए। क्या असेसमेंट के बीच में कानून परिवर्तन से, ITR फाइलिंग या TDS या असेसमेंट प्रोसीजिंग या कन्फ्यूजन, इन दोनों को मिला के इन सारी चीज़ों में क्या कन्फ्यूजन बन रही है? क्या कुछ हुआ है अभी तक? क्योंकि बहुत पेचीदा रहा है। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ नया आएगा, लेकिन अभी कुछ आया है नहीं। अब 1 अप्रैल का इंतजार है, क्या कहना है? अभी जो बजट आया है उसमें सबसे जो अभी टैक्स का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसके इम्प्लीमेंट के टाइम पे जो शुरुआती चुनौतियां होती हैं वो चुनौतियां तो आएंगी, क्योंकि जब कोई नया एक्ट आता है तो एक एक्ट जो 1961 से अब तक था उसको चेंज, जब नया एक्ट कोई रिप्लेस करता है तो उसके सारे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, चैप्टर सारे चेंज हो जाते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को अपने सॉफ्टवेयर को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली चेंज करने में चुनौतियां ये आ सकती हैं कि हो सकता है कुछ दिन के लिए जो इसका जो प्रोसीजरल सिस्टम है वो गवर्नमेंट आगे एक्सटेंड करे या उसके लिए कुछ डेट्स बढ़ाए, क्योंकि जब एक्ट चेंज होगा तो साथ के साथ में साइमल्टेनियसली उसके जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजरल फॉलोइंग होती है, उसके लिए जो रूल्स यूज होते हैं तो वो सारे फॉर्म भी साथ साथ चेंज करने पड़ते हैं। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर है, तो इसको एक स्टेबलाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन इस एक्ट का लाया जाना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें बराबर अमेंडमेंट होते हुए समय के साथ साथ जो भी चेंजेज होते रहे, एक तो वो बहुत बड़ा रूप ले चुका था और उसमें 800 से ज़्यादा सेक्शन थे। अब उसके सब सेक्शन थे, क्लॉज थे, बहुत सारे ऑब्सलेट थे, आउटडेटेड रेफरेंसेज पड़े थे, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी हो गई थी और उसकी लैंग्वेज भी इतनी ऐसी थी कि आम आदमी के लिए तो समझना बहुत ही मुश्किल था। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के काफ़ी दिन से ये एक्सपेक्टेड था कि नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, लेकिन आज वो समय आ गया है कि इसको लोगों को सिंप्लीफाइड तरीका दे रहे हैं कि जो ITR भरने की पूरी प्रोसेस है, इनकम टैक्स की असेसमेंट की प्रोसेस है, इनकम टैक्स की वेरियस कंप्लाइंसेज हैं, वो सारी इजी हो जाएंगी ओवर द पीरियड। और उसके जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, वो भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। और जो एक्ट है वो इस तरीके से फ्रेम किया गया है, जो सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने कि अब जो रेट्स हैं और अमाउंट्स हैं, जो डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशन हैं, वो टेबल के फॉर्म में दिए हैं, जिससे आम लोगों को समझना उनको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मेन वजह थी। तो ये जो आपके ने बताया कि चुनौतियां होंगी, तो ये चुनौतियां 1-2 साल तक तो रहेंगी। अच्छा, तो सर क्या यही कारण है जो अभी 1 फरवरी को टैक्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया? नहीं, ये कारण तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। टैक्स में रिलैक्सेशन, रिलीफ, रिबेट, डिडक्शंस, एग्जेम्पशन, ये एक अलग विषय है। नया एक्ट से इसको जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने का ये मानना है कि हम सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास और ख़ासकर 20 लाख से नीचे वाले जो टैक्स पेयर हैं उनको हम ऑलरेडी लास्ट बजट में रिलीफ
दे चुके हैं काफ़ी हद तक, इसलिए बार बार वो चीज़ सरकार के ऊपर जो है टैक्स बर्डन इकट्ठा होता है रेवेन्यू का, तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इस पर कोई एक्शन नहीं। अच्छा सर, जो पुरानी टैक्स रिजाइम है उसको पूरी तरह ख़त्म करने की टाइमलाइन क्या है, और जो 28% टैक्स पेयर्स हैं जो अभी ओल्ड रिजाइम में हैं उनके लिए माइग्रेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? इसके लिए देखिए, जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम है, जब ये न्यू रिजीम गवर्नमेंट लेके आई थी तो साथ में पैरेलल ओल्ड रिजीम को कंटिन्यू इसलिए किया गया कि बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं। देखिए, जो रिजीम का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आता है, खासकर अगर हम रिजीम की बात करें तो रिजीम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है सैलरीड क्लास पे, और छोटा थोड़ा बहुत स्मॉल टैक्स पेयर पे भी कह सकते हो, लेकिन सैलरीड क्लास पे इसका मेजर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो एग्जेम्पशंस हैं जो खासकर सेक्शन 10 में आते हैं। सेक्शन 10 एक मेजर एग्जेम्पशन बॉर्डर है इसका अपना सैलरीड क्लास के लोगों के लिए, जिसमें सेक्शन 10 में मेन एग्जेम्पशन कवर्ड होते हैं और सेक्शन 80 में जो है डिडक्शंस कवर्ड होते हैं। तो सैलरीड क्लास के लोग ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अपने टैक्स को बचाने के लिए, अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के होम लोन चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का HRA का बेनिफिट मिलता है, कई सारे लोगों का हेल्थ का है, तो वेरियस डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस की कैटेगरी होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको बोल्ड डिसीजन लेके डिसकंटिन्यू नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने इसीलिए न्यू रिजीम को साथ में पैरेलल लाया कि जिन जिन लोगों को न्यू रिजीम में ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट होता जाए वो शिफ्ट होते जाएं इधर। तो ओवर द पीरियड 3-4 साल में करीब 72% जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, 72% टैक्स पेयर जो है न्यू रिजीम की ओर चले गए हैं। अब जो 28% बचे हैं उसमें भी गवर्नमेंट अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसको डिसकंटिन्यू करेगी इस रिजीम को, ठीक है। तो आगे जब न्यू रिजीम में भी पैरेलल बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएंगे, इन सेक्शन के ऐड ऑन होते जाएंगे, तब वो संख्या हो सकता है कि 10% से नीचे आ जाए, तो गवर्नमेंट खुद कह दे कि ये वाला फॉर्म अब डिसकंटिन्यू हो गया और अब पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट अब न्यू रिजीम ही हो गई। इस तरीके से ये डिसकंटिन्यू होगी। गवर्नमेंट का भी अचानक से कोई बोल्ड डिसीजन इसको बंद करने में मुझे नहीं लगता जल्दी आएगा। आपने डिडक्शन का जिक्र किया, तो ये जो बजट 2026 आया इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की पेशकश नहीं की गई है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन क्या सरकार मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ के बजाय कॉम्प्लियंस सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है? क्योंकि ये जो डिडक्शन हुआ है, जो होना चाहिए था, जिसकी अपेक्षा हो रही थी, वो नहीं हुआ, किया गया है। देखिए, टैक्स को सिंपल करना, टैक्स के प्रोसीजर को सिंपल करना और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो सीधा आपकी पॉकेट से जुड़ा हुआ है। अगर सरकार इधर पे आपका डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए करती है, सब कर देती, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, तो स्लैब के अकॉर्डिंग लोगों को उसका बेनिफिट मिलता। मान लीजिए कोई अगर 10% के स्लैब से बिलोंग करता है तो उसको 2500 रुपये का फ़ायदा हो जाता एक्स्ट्रा 25,000 से। 20% वाले को स्लैब सभी हाल ही में डिवाइड किए गए। हाँ, तो स्लैब के अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट मिल जाता। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम कुछ नहीं तो सैलरीड क्लास के लिए इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, जो एक्सपेक्टेड था। बहुत एक्सपेक्टेड था, हर किसी की उम्मीद थी कि इतना तो होगा। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मानना है कि मेरा अपना एजम्पशन है, अलग अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं लोगों के, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो इन्फ्लेशन से लिंक हो जाना चाहिए, कि हर साल ही बढ़ना चाहिए ओवर द पीरियड, कि कुछ ना कुछ 25,000 50,000 गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो सिंप्लीफाइड एक्ट लाने की वजह और स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा हाथ ना देना ये वजह नहीं है। सेक्शन 87A की अगर हम बात करें तो उसके तहत जो रिबेट है वो 60,000 है, जिससे 12 लाख तक की जो आय है, जिसका अभी तक जिक्र चल रहा था, वो प्रभावी शून्य हो जाता है उसका प्रभाव। अब क्या ये रिबेट जो मैकेनिज्म है वो एक लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल है, रहेगा, ये सब देखने के बाद? देखिए, रिबेट का मैकेनिज्म गवर्नमेंट का रखने का मंशा ये है, अगर उसको एक मैथमेटिकल नज़रिए से अगर देखा जाए कि रिबेट गवर्नमेंट क्यों रखती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप न्यू रिजीम की बात करते हो तो आपकी इनकम 4 लाख तक ही टैक्स फ्री है,
ठीक है, 4 लाख वो स्लैब है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगना है आपको। इसके बाद जो है जितनी भी इनकम आपकी बढ़ेगी, जब तक आप टोटल इनकम 12 लाख तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा, यानी 4 लाख के बाद आप पे टैक्स लगेगा। लेकिन हम 12 लाख रुपए तक की इनकम के लिए आपको रिबेट दे देंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम रिबेट का कंसेप्ट ख़त्म करेंगे तो गवर्नमेंट को फिर अपने स्लैब को ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि इतने रुपए तक जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट की ये मजबूरी रहेगी अभी कि इसको रिबेट को सस्टेन करें वो, अदरवाइज तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा रेवेन्यू में। अच्छा, 18C की बात अगर करें तो पिछले 12 साल से 1.5 लाख पर वो स्थिर है, 18C उसी पे बना हुआ है। बजट 2026 में इसे 2 से 3 लाख तक बढ़ाने की मांग को अस्वीकार क्यों किया गया? क्या कारण हो सकते हैं ऐसे जो 12 साल से एकदम 1.5 लाख पे ही सस्टेनेबल है, अब जब उसकी मांग हुई 2 से 3 लाख करने की तो उसे मना कर दिया गया? ये डिडक्शन लिमिट्स को इन्फ्लेशन के साथ कैसे, क्या हो सकता है इसमें, क्या कारण है इसके सर? देखिए 80C का चैप्टर तो अब ऑलमोस्ट जो है बंद ही हो जाएगा, क्योंकि अब नए एक्ट में 80C की जगह दूसरा सेक्शन इसको रिप्लेस कर देगा। नंबर चेंज हो जाएंगे उसके। तो इसीलिए ये कारण है कि उसमें कोई बदलाव या नहीं? ये वजह नहीं है, ये तो कोई वजह नहीं है। 80C में डिडक्शंस जो आपके आते हैं, जैसे PPF का है, आपका LIC का है और होम लोन का प्रिंसिपल है, तो बहुत सारे डिडक्शन हैं जो 80C में कवर्ड होते हैं और जिसको लोग जो है इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाते थे, उन्होंने स्कीम में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा लेते थे। लेकिन क्योंकि 80C के डिडक्शंस न्यू रिजीम में है नहीं, गवर्नमेंट जैसे ही इसमें कोई डिडक्शन की लिमिट बढ़ाएगी तो पुरानी रिजीम फिर से अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट उस काम को दोबारा से किसी भी उसमें नहीं कर सकती कि उस जगह पे वो दोबारा से जाए, क्योंकि जब से न्यू रिजीम आई तब से 80C के बारे में तो गवर्नमेंट ने सुनना ही बंद कर दिया। ठीक, तो ये जो बेनिफिट्स आप कह रहे हैं ये ओवर द पीरियड इसी न्यू रिजीम में आ जाएंगे किसी न किसी सेक्शन या अमेंडमेंट या बजट के थ्रू। NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाला जो मामला था उस पे टैन और पैन का क्या अंतर है वो भी समझाइएगा, और उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं? अभी जो आज जो बजट आया है उसमें इस प्रोसीजर को भी गवर्नमेंट ने बहुत ही सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। होता क्या था कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने में रूल ये है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी कंसिडरेशन वैल्यू जो है 50 लाख से ऊपर रहती है तो 1% का TDS हमें काटना पड़ता है, जो कि पेन टू पेन बेसिस पे ही हम काट लेते हैं। तो मान लीजिए मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, तो मैं अपने पेन से और आपका पेन इंटरलिंक करके TDS काट के जमा करा दूंगा उसको। जो प्रोसीजर होता है वो फॉर्म भर के वो जमा हो जाएगा। लेकिन NRI के केस में क्या होता था, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते थे किसी NRI से तो हमें जो है उसके लंबी प्रोसीजरल फेज से गुजरना होता था। लंबी प्रोसीजरल फेज ये थी कि पहले बायर को एक टैन नंबर लेना पड़ता था, तो टैन नंबर लेना पड़ता था, जो टैन नंबर जनरली बिजनेस डिडक्टर वगैरह लेते हैं, जिसमें आम इंसान को कोई उसका रिलेवेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको लेना पड़ता था। फिर उस कैटेगरी में वो सेक्शन 195 में जाके उसका TDS काटते थे और इसके बाद फिर एक और रिटर्न भरते थे, तब जाके जो है उसका क्रेडिट मिलता था बेचने वाले को। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपना रिव्यू किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, लोग दिक्कत में हैं, तो उन्होंने इस पे अमेंडमेंट लाया, जो कि अच्छा अमेंडमेंट है। अब क्या होगा कि पैन से पैन, जैसे रेजिडेंट टू रेजिडेंट चलता है, वैसे रेजिडेंट टू NRI भी पैन से पैन सिस्टम पे ही TDS अब आप कट जाएगा। ये एक अच्छा डिसीजन है। सर एक बिल्कुल आखिरी सवाल, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ लाभ होने वाला है? क्या मिडिल क्लास खुश हो सकता है? उसकी खुशी के क्या कुछ कारण हैं, या फिर मिडिल क्लास वही स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में अभी तक वो है? मिडिल क्लास को पिछली बार तो काफ़ी खुश किया गया था, आज से 1 साल पहले, लेकिन इस बार मिडिल क्लास को कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन में तो राहत देनी चाहिए थी, थोड़ा सा उसकी लिमिट 25,000 या 50,000 बढ़ानी चाहिए थी। तो जहाँ तक टैक्स बचत की बात की जाए, वहाँ तो मिडिल क्लास खुश नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी टैक्स की बचत तो जो पहले भी थी वही उतनी ही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और
इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो एक टैक्स बड़ा फैक्टर हो जाता है कि अगर टैक्स बचेगा तो उसको वो कंजम्पशन कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास को बस राहत सिर्फ इतनी मिली है कि जो अब आगे वाला जो एक्ट है उसमें जो प्रोसीजरल इशू होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट ने उसको सरल करने का प्रयास किया है। अगर उसको पैसे और उसके टैक्स बचत के मामले में देखा जाए तो मिडिल क्लास की स्थिति वही है जो पिछली बार थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों को क्या लगता है इस बजट को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टैक्स को लेकर जैसा सर ने बताया, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।